In this video, I'm going to talk about the wound, definition, history, open and close wound, four phases of wound, three intentions of wound, and two types of wound healing. So, as we know that wound, which is a break in the continuity of any body tissue, जब भी किसी बॉडी टिश्यू के अंदर ब्रेक आ जाता है, नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, उसको वॉन्ड कहा जाता है। अगर हम वॉन्ड केयर के अंदर पीछे हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो पुराने ज़माने में लोग हर्बल रेमेडीज़ मीन्स प्लांट का इस्तेमाल करके, उनकी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके और वोन्स की केयर इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद ट्यूबरक्यूरेन, जिसको मसल रिलैक्सेंट किया जाता है कहा जाता है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता था वोंड केयर के अंदर। इसके अलावा जो हनी, जिसको शहद कहा जाता है, वो भी वोंड केयर के अंदर बहुत ही इस्तेमाल होती थी। लिंट, जो कि आप अपने पुराने कपड़ों के अंदर जो धागा होता है हल्का हल्का सा, बहुत ही कॉमन देखते होंगे, उसको भी इस्तेमाल किया जाता था वोंड केयर के अंदर। एनिमल ग्रीस एंड इवन अल्कोहल। इसके अलावा ग्रीस ग्रीस ने जो है बहुत ही अच्छा काम किया था वोंड क्लोजर के अंदर, और दे वर द फर्स्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक वोंड्स, और जिसको एक्यूट को फ्रेश वोंड कहा जाता था और क्रोनिक को नॉन हीलिंग या जो पुराना वोंड होता है वो कहा जाता था। इसके अलावा एडविन स्मिथ पेपरस, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि हम वोन्स को किस तरह से स्विचर के ज़रिए से क्लोज कर सकते। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था वोन्स केयर के अंदर। और आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, मॉडर्न साइंस के अंदर तो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास जदीद चीज़ें मौजूद है जिसकी वजह से हम वोंड की ईज़िली केयर कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम बात करते हैं हेनरी ड्राई स्टेल डेकिन के बारे में, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जो सोल्जर्स थे जो फाइट कर रहे थे, ब्रिटिश के सोल्जर्स फ्रांस के साथ, फ्रांस के अंदर जो फाइट कर रहे थे, उनके लिए उनके वॉन्ड्स लग जाते थे, उनके लिए इन्होंने एक सोल्यूशन बनाया जिसके अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड था और उसके साथ साथ बोरिक एसिड था। उनका सोल्यूशन को डेकिन सोल्यूशन कहा जाता था और उनकी वॉन्ड हीलिंग के अंदर उसने बहुत ही अहम किरदार अदा किया, थैंक्स टू हिम। और अब हम बात करते हैं दो टाइप्स ऑफ वॉन्ड के बारे में, जिसको ओपन और क्लोज वॉन्ड कहा जाता है। ओपन वॉन्ड वो होता है जिसके अंदर जो प्रोटेक्टिव बॉडी के सरफेसेस होते हैं, जैसे कि स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, वो बहुत ही डैमेज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब जब वो ब्रेक हो जाता है तो जो फॉरेन मटेरियल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया होता है, फॉरेन मटेरियल वो टिश्यू के अंदर जा सकता है। क्लोज वॉन्ड वो होता है जिसके अंदर डैमेज उतना एक्सपोज नहीं होता है बाहर के बाहर से, और इसके अंदर जो प्रोसेस होता है रिपेयर का वो बहुत ही जल्दी से हो जाता है, और इसके अंदर कुछ कंटामिनेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मगर कुछ डिग्री इन्वॉल्व भी हो जाती है। इसके बाद है हमारे पास फेजेस। अच्छा, फेजेस के अंदर ना डिफरेंट हमारे पास ऑथर्स बुक्स अलग अलग से लिखती है, उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम्स भी हैं, तो हमें इस पर कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो हीमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफ्रेशन या टिश्यू रिमॉडलिंग है, जिसको मैचुरेशन भी कहा जाता है। हीमोस्टेसिस, या हम यहाँ पर अभी यहाँ पे हम बात करेंगे फोर फेजेस ऑफ वॉन्ड हीलिंग में के बारे में, इन्फ्लामेटरी, डिब्राइटमेंट, रिपेयर एंड मैचुरेशन में। और हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लामेटरी फेज़ है जो कि स्टार्ट होता है इंजरी के बाद, यहाँ पे हेमोरेज हो जाता है, और इसके बाद वैजो कंस्ट्रक्शन होता है। वैजो कंस्ट्रक्शन, वेजल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं ताकि ब्लड को थोड़ा सा हम रोक सकें, वो लूज इतना ज़्यादा ना हो। उसके बाद प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो जाता है, प्लेटलेट्स आके घूम फिर के जमा हो जाते हैं वहाँ पे, और प्लेटलेट्स फॉर्मेशन बनाते हैं जिसको थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी कहा जाता है। इसके बाद फाइब्रिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर ब्लड के अंदर मौजूद होता है, वो एक्टिव हो जाता है फाइब्रिन के अंदर, और थोड़े से धागे नुमा शक्ल के अंदर प्लेटलेट्स के ऊपर चिपक जाता है, तो फिर क्या बनाता है, फाइब्रिन क्लॉट बनाता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेज है, सेकंड फेज़ है जो कि डिब्राइटमेंट फेज़ है। यहाँ पे न्यूट्रोफिल का बड़ा किरदार होता है। यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, और कुछ एंजाइम्स रिलीज़ किया जाता है, कोलेजनेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को, जो कि क्या करते हैं, जो डैमेज टिश्यू है या सेलुलर डेब्रिस है उसको खा लेते हैं। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स है वो एक फैक्टर को रिलीज़ करते हैं जिसको PDGF कहा जाता है, प्लेटलेट्स ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, जो कि फर्स्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो कि वॉन्ड आता है, वॉन्ड लगता है तो जो पहले सेल्स होते हैं जो कि रिपेयर करते हैं वो प्लेटलेट्स ही होते हैं।
होते हैं। इसके बाद हमारे पास मोनोसाइट्स हैं। इसके अलावा मोनोसाइट्स का फंक्शन बहुत ही ट्रीमेंडियस है, अगर ये ना हो तो हमारा वॉन्ड अधूरा मतलब हील हो ही ना सके। इसको मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, फैगोसिटाइज करते हैं नेक्रोटिक टिश्यूज़ को और डेब्रिस को। और लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, पहले मैक्रोफेजेस का काम होता है। मैक्रोफेजेस जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन होता है वॉन्ड के एरिया पर, उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके प्रेजेंट करते हैं लिम्फोसाइट्स को, और लिम्फोसाइट उसको इम्यून सिस्टम के अंदर दाखिल करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है वो कुछ फैक्टर को रिलीज़ करते हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन, गामा, इंटरफेरोन्स और इंटरल्यूकिन, जिसका काम इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर होता है। रिपेयर स्टेज की बात करते हैं तो उसके अंदर फर्दर 3 स्टेजेस होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, कैपिलरी इन्फिल्ट्रेशन एंड द एपिथेलियल प्रोलिफरेशन। फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है। फाइब्रिन क्लॉट बनने के बाद जब वो हीलिंग की तरफ जाता है तो रिपेयर स्टेज के अंदर वो फाइब्रिन क्लॉट खत्म होना होता है। तो फाइब्रोब्लास्ट जो है फाइब्रिन क्लॉट को खा लेता है। इसके अलावा यहाँ पे ECM बनाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है, और इसके अलावा यहाँ पे कोलेजन बनता है जो कि सपोर्ट करता है अदर सेल्स को, दूसरे सराउंडिंग सेल्स को, और यहाँ पे इफेक्टिव वुंड हीलिंग इसी तरीके से स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जब टिश्यू के अंदर डैमेज आता है, बॉन्ड बन जाता है, तो कुछ कैपिलरीज ब्रेक डाउन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उनकी दोबारा री जो है मैचुरेशन होती है, उनकी दोबारा बनना होता है, तो इन्फिल्ट्रेशन उनकी होती है, कैपिलरी इन्फिल्ट्रेशन। एपिथेलियल प्रोलिफरेशन, जो भी डैमेज टिश्यू था वो जब ख़त्म हो जाता है तो उनकी दोबारा से एपिथेलियम जो पार्ट है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। मैचुरेशन 4 स्टेज है। ये तकरीबन जब भी वॉन्ड होता है, चोट लगती है, तो 21 डेज़ आफ्टर ये स्टार्ट हो जाता है और ये चलता ही रहता है। इसके अंदर क्या होता है, जो कोलेजन है वो टाइप 3 से टाइप 1 में कन्वर्ट होता है, और इसके अलावा जो सेल्स रिपेयर के अंदर काम आने थे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जब रिपेयर हो जाती है पूरी, तो फिर क्या होता है, जो सेल्स जो है एपोप्टोसिस के ज़रिए से, एपोप्टोसिस जो कि प्रोग्राम सेल डेथ कहलाती है, इस प्रोसेस के ज़रिए से वो सेल्स को ख़त्म किया जाता है। ये किसके ज़रिए, किस प्रोसेस के अंदर होता है, ये मैचुरेशन के अंदर होता है। अब बात करते हैं वॉन्ड हीलिंग की इंटेंशन। प्राइमरी इंटेंशन, जिसको फर्स्ट इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन या टर्शरी इंटेंशन, थर्ड इंटेंशन भी कहा जाता है। फर्स्ट इंटेंशन या प्राइमरी इंटेंशन के अंदर क्या होता है, वॉन्ड की जो एजेस होती है ना वो बहुत प्रोमिनेंट होती है, उनको इजीली स्यूचर करके क्लोज किया जा सकता है। सेकेंडरी के अंदर टिश्यू लॉस हो जाता है तो वहाँ पे गैप आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो उसको फिल करना होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ के ज़रिए से। इसके अलावा थर्ड इंटेंशन के अंदर क्या आता है कि इसके अंदर प्राइमरी हीलिंग की डिले हो जाती है, और इसके अंदर हम इंटेंशनली वॉन्ड को ओपन कर देते हैं कुछ टाइम के लिए ताकि वो इरिगेशन कर सके। प्राइमरी हीलिंग और सेकेंडरी हीलिंग। प्राइमरी हीलिंग वो होती है जिसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, इन्फेक्शन भी नहीं होता, इजीली जो है वॉन्ड हीलिंग हो जाती है, जैसे कि सर्जिकल वॉन्ड्स होते हैं तो वहाँ पे हीलिंग इजीली हो जाती है। सेकेंडरी हीलिंग वो होती है कि दौरान वॉन्ड की हीलिंग के वहाँ पे कुछ डिस्ट्रप्शंस हो जाती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाता है, हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है, इम्यून डिसफंक्शन हो जाता है, तो ये सेकेंडरी फिर जो वॉन्ड होता है वो सेकेंडरी हीलिंग की तरफ जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वॉन्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।